आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सेनेट इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात, एतराजात क्या है मुश्किलात। बलोचिस्तान में पीटीआई क़यादत में फूट, ऑपोजिशन के लिए नकब लगाने का मौका। हुकूमती नाकामी या कुछ और, अरबों डॉलर की महज खाने पीने की अशिया क्यों दरामद की। और पहाड़ों का बेटा हिमालय के दामन में बर्फ की चादर ओढ़कर सो गया, हर आंख अश्कबार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। एक ऐसे वक्त में जब कहतुर्रिजाल का मौसम है, जहां दीदा और आला औसाफ के हामिल अफराद ढूंढे से नहीं मिलते हैं, आज मुस्लिम लीग नून से एक ऐसा शख्स जुदा हो गया है जो सेल्फ सेंसरशिप का कायल नहीं था, जो मसलहत पसंदी से मावरा था, जो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात डंके की चोट पर करता था। बागो बहार शख्सियत, मुस्कुराहटे बखेरने वाला, मोहब्बतों का ताजर मुशाहिदुल्लाह खान इस दारे फानी से दारे बका की जानिब आज़म सफ़र हो चुका है। मुस्लिम लीग नून एक वफादार और वफाशार साथी से महरूम हो गई है। उनकी रहलत सिर्फ नून लीग के लिए नहीं बल्कि पार्लिमानी सियासत के लिए भी एक बड़ा झटका है। मुशाहिदुल्लाह खान की अनगिनत खूबियाँ थीं, खुशगुफ्तार, ऐसी खुशगुफ्तारी थी कि लबों से फूल झड़ते थे। मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू सुनकर मुखालिफ भी कायल हो जाते। तवील अरसे से अलील थे। उनकी अलालत के बावजूद उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी किया गया, जो इस बात की गम्माजी भी करता है कि वो मुखलिस, वफाशार और नजरिए के साथ खड़ा रहने वाली शख्सियत थी। इश्तर की मुल्की सियासत का तज़किरा करें हम, आज के मौजू की जानिब बढ़े। मुशाहिदुल्लाह खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करता है। जुल्म की आगोश में हो जिस जगह के बामोदर, ए अबाबिलो वहां कंकर बरसने चाहिए, बर्फ गिरनी चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए। दीवारें टाप के भागने वाले बड़े जी जद्दोजहद है, 22 साल जद्दोजहद, 2 मिनट किसी ने जेल नहीं काटी, ये जद्दोजहद है। और कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। मौसमियात की तब्दीली का वजह बाहर आएगी और हम आएंगे तो बहारे चमन में आएंगे। ऐसा हो कोई नामा बर, बात पे कान धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही न सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा तो। वेलकम वेलकम। किसकी जुबान खुलेगी फिर हम ही न घर सुना सके। और लब पे सवाल है यहाँ, शौक़े वसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके। बता कुछ तू ही बता, ऐ दर्द बता। ज़बाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मुल्की सियासत में इन दिनों सेनेट इंतखाबात का शोर है। सियासी जमातों की जानिब से नामजदगी के बाद इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी का अमल जारी है। कहीं कागजात मुस्तरद हो रहे हैं तो कहीं कागजात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी पर तमाम तरह एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील राना मुदस्सिर ने एतराज दायर किया था। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज रशीद पंजाब हाउस के नादहिंदा हैं और उन्होंने पंजाब हाउस को 5,000 रुपये अदा नहीं किए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने परवेज रशीद को आज इस इल्ज़ाम की वजाहत के लिए तलब किया था, लेकिन रहनुमा परवेज रशीद ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर बताया कि वो पंजाब हाउस को पैसे जमा कराना चाहते थे, मगर पंजाब हाउस की इंतजामिया ने उनसे पैसे वसूल नहीं किए और वो आज भी पैसे जमा कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने परवेज रशीद और पीटीआई की वकीफ सुनने के बाद लीगी रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। परवेज रशीद के ज़िम्मे कितनी रकम वाजिबुल अदा है, क्या सिर्फ 5,000 की रकम की वजह से उनकी दरखास्त मुस्तरद की गई है? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जो कि हमारे साथ में शेयर किया गया है, जिसके मुताबिक 2011 से 2018 तक परवेज रशीद ने पंजाब हाउस के कमरे का किराया अदा नहीं किया, जिसकी लागत 69 लाख के करीब बनती है। जबकि एक दूसरे डॉक्यूमेंट में उनकी बेटी के ज़िम्मे 26 लाख रुपए की रकम जाहिर की गई है। दूसरी जानिब परवेज रशीद ने अपने कागजात मुस्तरद होने को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूं। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत हैं कि आप ये पैसे वसूल ना करें, ताकि टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के जरिए मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जा सके। मैं इसके खिलाफ अपील में जाऊंगा। मेरी आवाज सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे नहीं उठती है, पार्लियामेंट से बाहर भी हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। इन्हीं आवाजों के शोर में आज फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस केस की समाअत की है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गई।
दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीके को खत्म करने का मुआहिदा किया था। मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज अब भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाली पार्टीज अब इस अमल पर अमल नहीं कर रही हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। अदालती उज़्मा के बेंच के सरबराह के रिमार्क के बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात करना है। पोलिंग बूथ में ना रिश्वत चलती है, ना उम्मीदवार से कोई राब्ता होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इलेक्शन के नताइज के बाद वोट का जायजा लिया जा सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि गिनती के वक्त वोट को देखा जाता है, ताहम गिनती के वक्त वोट डालने वाले का इल्म नहीं होता। आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि वोट की सीक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स तक होती है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो ट्राइब्यूनल या इलेक्शन कमीशन कैसे देख सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि शिकायत की सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन वोट की शनाख्त कर सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुझे वोट कास्ट करते तो देखा जा सकता है, लेकिन किसी को वोट दिया है, किसको वोट कास्ट किया है, यह नहीं देखा जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि वोट की शनाख्त नहीं की जा सकती। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी। इसी मामले पर आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि इस सेनेट इलेक्शंस में धांधली की जाए। अगर हुकूमत का अक्सरियत है, अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पर एतमाद करते हैं, तो फिर वो चोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे मेंबरान पार्लियामान असेंबली के वोट पे डाका डाले। इलेक्शन कमीशन ने सराहत के साथ 2 दफ़ा कहा है कि ये तरीक़ेकार पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर तब्दील नहीं हो सकता। और अगर ये मिसाल कायम हो गई कि एक चीज़ जो पार्लियामेंट की मंजूरी से होनी चाहिए उसे किसी सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से कर दिया जाएगा या किसी एग्जेक्टिव ऑर्डिनेंस से कर दिया जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर आइनी इनारकी पैदा हो जाएगी। ये आइन इतना मुतनाज़ा हो जाएगा कि हम फिर इसके मुस्तकबिल में वफाक के हवाले से जो झगड़े पैदा होंगे उनको कभी हल नहीं कर सकेंगे। अब इस वक्त हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना चाहती है, ऑपोजिशन भी शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, अदालत भी मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रही है। लेकिन इसी दौरान वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 28 से 30 नशस्तें जीत सकती है। इसी बयान को अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से देखा जाए तो 21 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात हैं, अगर कुछ भी गलत नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है कि पीटीआई 9 इजाफी नशस्तें कैसे हासिल करेगी। क्या तहरीक इंसाफ भी हॉर्स ट्रेडिंग का करने का सोच रही है? फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में इसका इशारा दिया था। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये अगर आप इस तरह मनूवर करने की बात करें ना, तो जो ताकत हुकूमत के पास होती है वो किसी इंडिविजुअल के पास तो नहीं है ना। जो वसाइल, जो ताकत, हम तो इसीलिए एक पोजीशन से भी एक मॉरल पोजीशन ले रहे हैं कि आए और हम इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बिल पास होता और अपोजिशन इसकी मुखालफत करती है तो फिर जाहिर है कि आपके सामने होगा जो होगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ सुथरी पॉलिटिक्स का आगाज किया जाए और इसलिए हमने ये बिल जो है वो लेके आए हैं। और लेट्स सी, इसके ऊपर अगर अपोजिशन साथ नहीं देगी तो लोगों को सामने उनका कंडक्ट भी होगा, हमारा कंडक्ट भी होगा। फवाद चौधरी की ट्वीट के चंद घंटों बाद मुल्की सियासत में एक बार फिर जहांगीर खान तरीन की धमाका खेज एंट्री हुई है। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया है और उनसे सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मदद और ताउन मांगा है। जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज शेख को मदद की यकीन दहानी करा दी और कहा है कि आप दोस्त हैं, मुकम्मल ताउन करूंगा। जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में जल्द मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई है। सेनेट इंतखाबात कैसे होंगे, जहांगीर खान तरीन हफीज शेख से किस हद तक ताउन कर सकते हैं, कि इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग के इशारे क्यों दे रही है, इसी मामले पर बात करेंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। डोगर साहब, बड़ा ही सादा सा सवाल है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहती है, दूसरी जानिब इसके लिए तैयार भी दिखाई देती है। अब इसकी सादा सी मिसाल यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने कोर्ट में जो
जो बात की मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से, जिस पार्टी की जितनी नशस्तें हैं उसकी उतनी सेनेट के अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको एग्जाम्पल के तौर पर सेट क्यों नहीं करती? आपने उतने उम्मीदवार सेनेट के लिए नामजद क्यों नहीं किए जितनी आपकी नशस्तें हैं, जिसका आपको पता है कि इतने उम्मीदवार जो है वो सेनेट जीत सकता है? रहीम, देखें, ये क्रेडिट और सेहरा इमरान खान साहब को ही जाता है कि जिन्होंने शफाफियत की बात की है और ये जो कारोबार और जो मंडियां लगती हैं इनको ख़ात्मे की बात की है, तब्दीली की बात की है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने बात की है वो बिल्कुल ठीक कही है कि हर पार्टी को ये पता होता है कि हमारे कितने MPA सूबाई असम्बली में हैं और हर असम्बली ने उस तादाद के मुताबिक अपना एक सेनेटर मुंतखब करना होता है और उसमें प्लस माइनस एक आधे की गुंजाइश ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और अगर ये ओपन शो ऑफ हैंड हो जाता है तो उसमें तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमें पता है कि पंजाब में हमारे कितने सेनेटर जीतने हैं और PMLN ने कितने जीतने हैं, KPK में हमारे कितने हैं और बाकी इत्तेहादियों के और अपोजिशन के कितने हैं। ये एक साफ़ सुथरा, एक ट्रांसपेरेंट, इसमें शफाफियत आ जाएगी। यही जमहूरियत की रूह है। और देखिए ना जी, शो ऑफ हैंड्स होता है, ओपन बैलेट होता है, ये तो अदालत के फैसले से मशरूत है, लेकिन अदालत ये चाहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए। जितनी आपकी नशस्तें उतनी सेनेट के अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए। उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाने की तो ये हमेशा एक रवायत रही है कि कवरिंग कैंडिडेट्स भी होते हैं। जिस तरह आपने आज देखा परवेज रशीद साहब के कागज़ रिजेक्ट हो गए, हमारी एक फ़ीमेल कैंडिडेट्स थी लाहौर से, उनके कागज़ रिजेक्ट हो गए। तो हमेशा, और फिर विड्रॉल भी होती है। अबे डोगर साहब, आपने परवेज रशीद साहब की बात की है सर, पार्लियामेंट लॉजेस में क्योंकि आप ही रहते हैं, आपको ही पता है कि इसका कितना रेंट होता है, कितना बिल आते हैं, यूटिलिटीज कितनी होती है। तो परवेज रशीद साहब के जिम्मे को 5,000 रुपए की रकम वाजिबुल अदा थी। वो कहते हैं कि मैं हाथ में लेकर पीछे पीछे घूमता रहूं, को लेने वाला नहीं है। तो एक तरफ तो परवेज रशीद साहब की इस उज़र पर कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब और दीगर लोग जो है वो बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर उनके कागजात भी मंजूर हो जाते हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है सर? ये सरासर गलत बयानी है। परवेज रशीद साहब उम्र में बड़े हैं लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने झूठ की सियासत की है। देखें, जब MPA MNA सेनेटर जब कोई भी नॉमिनेशन जमा कराता है उससे पहले लाजम है, स्पेशली वो जो पहले सेनेटर या MNA रहा हो, कि पार्लियामेंट लॉजेस के, पंजाब हाउस के या जितने भी यहाँ सरकारी हाउसेज हैं, सिंध हाउसेज है, बलोचिस्तान हाउस है, उनके वो वाजिबात क्लियर करता है CDA, उसका NOC जारी करता है। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल वाजिबात क्लियर होने चाहिए। परवेज रशीद साहब कहते हैं मैं तो क्लियर कराना चाहता था, मैं तो पैसे लेके घूम रहा हूं लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है। तो कराना चाहता था तो अब करा के 5,000 रुपए परवेज रशीद साहब 5,000 क्यों नहीं जमा कराएंगे? जितने वाजिबात उनके जुम्मे हैं वो जमा करा दें, सुबह उनके कागज फिर बहाल हो जाएंगे अपील में। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि हर चीज का हुकूमत के ऊपर तनकीद, हर बात का बुग़्ज़ इमरान खान पे निकालना। सारी तकालीफ इनको इमरान खान से है क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो बड़ी तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और इंशाल्लाह सेनेट में भी आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भारी अक्सरियत से, वाज़ेह अक्सरियत से, अक्सरियती जमात उभर कर सामने आएगी। अच्छा, ये मैं भारी अक्सरियत वाली बात आपसे करना चाहता हूँ सर। देखिए ना, एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग को आप रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग वाले तमाम तरह अनासर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ बदरजा तो मौजूद है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 28 से 30 नशस्तें सेनेट में हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। अब मुझे ये बताएं ना सर कि आपकी 28 से 30 नशस्तें सेनेट में कैसे होंगी? तो इसमें ये दावा करने में क्या हर्ज है भाई? हर बंदा ये तो एक सियासी दावे, सियासी नारे और एक दूसरे के ऊपर 21 से ज्यादा नशस्तें करने की बात अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, बात है आपका, ये तो सवाल ही नहीं बनता। डोगर साहब, हॉर्स ट्रेडिंग अगर ना हो, चीजें राइट लेफ्ट ना हो, मनूवरिंग ना हो, तो आपकी 21 नशस्तों से ज्यादा नहीं हो सकती सर। कोई किसी का मुंह रोक सकता है? डोगर साहब देखिए ना, बात यह है कि आपकी 21 नशस्तों से ज्यादा नहीं हो सकती अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, को मनूवरिंग आप ना करें,
ना नोटों के बैग चलाए तो 21 से ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे निकाल सकती है सेनेट से? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब आपकी उतनी अक्सरियत ही नहीं, उतनी सीटें बनती नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तहरीक इंसाफ के साथ उनके इत्तेहादी मिलाकर बात की है। और दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि नोटों की बात, कि नोटों को अगर हम चलाने वाले होते तो आपको पता है माजी में इन दोनों बड़ी पार्टियों ने सबसे ज़्यादा पैसा सेनेट की टिकट बेचने पर दिया है। सबसे ज़्यादा लीडरशिप जो पैसा कमाती है वो टिकटों को बेचने पे करती है। इमरान खान तो वो लीडर है कि जिसने 20 MPs जब उनको पता चला कि उन्होंने पैसे लिए हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। जब वीडियो आई, एक लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त के एक दूसरी पार्टी के मेंबर थे और पता चला कि ये भी उसका हिस्सा, उनको लॉ मिनिस्ट्री से उस दिन फारिग कर दिया। 12 ऐसी वीडियोस मौजूद हैं और आप ये कह रहे हैं कि सिटिंग लॉ मिनिस्टर को उस वक्त निकाला जाता है जिस वक्त वीडियो जो है वो लीक नहीं होती बल्कि रिलीज की जाती है। उसके बाद ये कि आपने उन लोगों को 20 MPs को तो निकाल दिया, क्या उनसे रकम भी निकलवाई है सर, जो रकम उन्होंने ली, या उनके केसेस आपने नैब को रेफर किए? सर वो एक हमारा कमीशन बना हुआ है, वो हमारे अपने मेंबर्स बैठे हुए हैं, 3 वज़रा की कमेटी है, वो अपनी फाइंडिंग देगी। और उसके बाद यही बात तो देखें आप तनकीद सारी इमरान खान पे कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। यानी कि जिन पार्टियों ने बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई, जिन्होंने करोड़ों रुपए के करप्शन की, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया, जिन्होंने असम्बलियों की सियासत को गंदा किया, जो बात तब्दीली की कर रहा है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, आप सारे इल्जामात उसको लगा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, पैसे लेने भी मेरा ख्याल और देने वाले दोनों ही कसूरवार है सर। जिसने पैसे लिए हैं और जिसने पैसे दिए हैं, दोनों कसूरवार हैं। ऑपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि बात ये है कि आप सेनेट इंतखाबात तो शो फैड या ओपन बैलेट से चाहते हैं, आप चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन क्यों नहीं करते? आप ग्रास रूट लेवल तक क्यों नहीं जाते? आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इंतखाबात है वो ओपन क्यों नहीं कर देते? फिर वो कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, फिर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आइए, जरूर आइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म में आइए, चेयरमैन का भी हो, वाइस चेयरमैन का भी हो, स्पीकर का भी हो, बिल्कुल होने चाहिए। सर ये पार्लियामेंट के अंदर होगा ना? इत्तेफाक कर रहा हूं, ये तो पार्लियामेंट के अंदर होगा ना सर। आप पहले सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, उसके बाद इसको पार्लियामेंट के अंदर रातों रात लेके आते हैं, फिर ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। भी हमें सपोर्ट की भाई, वो इसलिए ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा ना कि 2/3 की मेजोरिटी हमारे पास नहीं है ना। इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किए हुए हैं कि हम ओपन शो ऑफ हैंड चाहते हैं। तो आप कहाँ गए? क्योंकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, अब पार्टी जरदारी के पास है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और उसकी बाकियात हैं जिन्होंने पैसा इसमें कमाया। अच्छा, मुझे डोगर साहब मुझे ये बताएं सर करते हैं, कि ये सबको पता है पहले ये टिकटें बेचते हैं, 2018 में क्या हुआ, इनके कैंडिडेट जो हैं वो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में क्या हुआ, देखिए ये सबको पता है कि क्या हुआ है सर। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अब यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ सवालात हुकूमत पर ही कर रहे हैं, कोई अपोजिशन के किरदार पर भी तो सवालात करें ना। नहीं डोगर साहब, बात ये है कि फॉर्मेट हमारे शो का ये कि 1-on-1 है, यहाँ पे ऑपोजिशन का मेंबर कोई नहीं बैठा हुआ, इसलिए मैं ऑपोजिशन की क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूँ। जिस वक्त ऑपोजिशन का नुमाइंदा लूंगा तो यकीनन ऑपोजिशन से ऑपोजिशन वाले सवाल करूंगा, आपसे मैं हुकूमत वाले सवाल ही कर सकता हूँ सर। जरूर, फिर मैं सवाल करूंगा, बल्कि आप तक भेजूंगा, आप शफकत फरमाएंगे कि बैलेंस सवाल कीजिएगा ना, हम तो। अच्छा मुझे डोगर साहब ये बताइए, गवर्नमेंट है, जवाबदेही गवर्नमेंट को होनी पड़ती है। डोगर साहब मुझे आप ये बताइए कि सेनेट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? फवाद चौधरी साहब ने कहा 28 से 30 नशिस्तें निकालेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी नशिस्तें आप निकाल लेंगे? देखें, सबसे पहले तो सेनेट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सेनेट के इलेक्शन का दारोमदार और जो मामलात सारे नज़र आएंगे, वो सारे जो नज़र आएंगे सेनेट सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के बाद एक नई बहस का आगाज़ होगा। और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, ज़ाहिर है जो बात फवाद चौधरी ने की है वही मेरी बात है कि हम 400 सूबाई असम्बलियों से भी जीतेंगे विद विजिबल मार्जिन, हम इस्लामाबाद की भी दोनों सीटें निकालेंगे अददी अक्सरियत कम होने के बावजूद। नहीं, अक्सरियत कहाँ से कम है यार भाई, कैसे अक्सरियत कम है? मैं बलूचिस्तान की बात, देखिए बलूचिस्तान में आपके पास अददी क्या पंजाब असेंबली में हमारी अक्सरियत कम है? पंजाब में हमारी हुकूमत है, जिसकी हुकूमत होती है उसके सेनेटर ज्यादा बनते हैं या अपोजिशन के बनते हैं? बात यह है कि टोटल नंबर आपका ये बताता है कि आपकी 21 नशिस्तें हो सकती है, डोगर साहब 21 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारी बलूचिस्तान असेंबली में हम इत्तेहादी हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे सेनेटर ज्यादा बनेंगे या अपोजिशन के बनेंगे? 21 नशिस्तों से ज्यादा। तो वही बात है कि मैं अगर आपको कहूँगा जी पीपल्स के सिंध में हम जीतेंगे, तो ये बच्चों वाली बात होगी कि मैं सिंध में कहूं कि सिंध में ज्यादा सेनेटर हमारे जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। डोगर साहब ये तो बड़ी कैलकुलेटेड बात है ना सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी,
21 से ज्यादा सेनेटर्स आपके नहीं हो सकते, लेकिन 28 से 30 वाली बात मानने में नहीं आती। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या फॉर्मूला आपके पास, क्या हिकमत है कि 7-8 सेनेटर्स आप ज्यादा मुंतखब करा मार्च भी आ जाएगी, जब होंगे तो फिर आप पूछ लेना ना मुझसे। ठीक है, इसलिए तो हम कहते हैं कि शो ऑफ हैंड कर लो, बाद में रोना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बलोचिस्तान का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि सेनेट इंतखाबात में बलोचिस्तान का किला फतह करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मुश्किल क्यों दिखाई दे रहा है। इस आम मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सेनेट इंतखाबात में पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद है। हमने गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एतमाद के बावजूद तहरीक इंसाफ की परेशानियों का तस्करा किया था। आज हम आपके सामने सूबा बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत का हाल रखेंगे। उसी सूबे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान MNAs की मंडी लगने के खदशात का इजहार पहले ही कर चुके हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। अब बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है या फिर PTI हुकूमत के मसाइल में इजाफा होगा। इसी बारे में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने अरबपति बिजनेसमैन अब्दुल कादिर को टिकट दिया। सूबाई हुकूमत ने टिकट पर एतराज़ात उठाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़हूर आगा को टिकट जारी कर दिया। लेकिन ज़हूर आगा के नाम पर सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद खुश दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अपने बेटे सरदार खान रिंद को टिकट दिलवाना चाहते थे। अब हुआ यूं है कि सरदार खान रिंद और अब्दुल कादिर दोनों ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। दोनों के कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इन दो उम्मीदवारों की एंट्री ज़हूर आगा पर क्या असर मरतब कर सकती है। क्या तहरीक इंसाफ अपने 7 MPs की बुनियाद पर अपना सेनेटर मुंतखब करा सकती है। सरदार खान रिंद आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्हें खातून मेंबर असम्बली समेत 5 MNAs की हिमायत भी हासिल है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कादिर की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने उनकी हिमायत में बयान भी दिया और कहा है कि बाप पार्टी बनाने में अब्दुल कादिर का अहम किरदार है। फैसला भी उन्होंने शुरू में खुद हमारे साथ मिलके किया। या तो एक ऐसा फैसला होता ना कि जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नहीं करती। हर पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स ने उनकी तायद की, कुछ ग्रुप्स ने उनसे अपना इत्तेफाक अलग किया। कादिर बलोच साहब का भी ताल्लुक शहर क्वेटा से है, यहाँ के लोकल डोमिसाइल है और यहाँ के रहने वाले हैं, इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। ब्रीफ केसेस सिर्फ क्वेटा वालों के पास नहीं है, बाहर वालों के पास तिजोरियाँ हैं और बड़े बड़े अंबार हैं। हम बस इन ब्रीफ केसों के चक्कर में थोड़े बदनाम हो जाते हैं। ये गेम पूरे सूबे के दूसरे जगहों पर हमसे ज्यादा खेली जाती है। अब इस वक्त सूबे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के 24 MNAs हैं। इम्कान है कि वो सूबे से जर्नल की 3 जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की एक नशस्त हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। बलूचिस्तान में जहां वोटों की मंडी के खदशात का इजहार किया जा रहा है, वहीं सूबे में उधार वोट का कल्चर भी है, यानी पहली और दूसरी तरजीह के मामले में भी जोड़ तोड़ की जाती है। अब्दुल कादिर की बतौर सेनेटर तायद और तजवीज़ बाप पार्टी के अहम रहनुमाओं लैला तरीन और सिकंदर इमरानी ने की है। अब यूँ बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सूबे में तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ज़हूर आगा सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेंगे। इसी तरह अब्दुल सरदार खान रिंद की कामयाबी PTI और इत्तेहादियों में दरार पैदा कर सकती है। इसी मामले पर बात करेंगे इस वक्त तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शहवानी साहब आपके वक्त के लिए। शहवानी साहब, अब्दुल कादिर साहब वही है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले टिकट जारी किया, जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एतराज़ात उठाए गए, टिकट वापस ले लिया गया। अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बाप पार्टी अब्दुल कादिर साहब की हिमायत में आ गई है। क्या वाकई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट है अब्दुल कादिर साहब और आप उनके पीछे खड़े हुए? देखिए, अब्दुल कादिर साहब जो है PTI और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट चुनके PTI ने अलाट किया था और बाद अज़ान ज्वाइंटली दोनों जमातों ने उसको सपोर्ट करना था। लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया कि उनके इंटरनल पार्टी प्रेशर पे उनसे टिकट जो है वापस ले लिया गया और एक और कैंडिडेट है ज़हूर आगा, उनको जो है अलॉट कर दिया गया। अब यह है कि चूंकि PTI ने टिकट विड्रॉ किया लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना सपोर्ट तो विड्रॉ नहीं किया, तो लिहाजा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस वक्त तक बतौर तजवीज़ तायद कुनिंदा हमारे MPs ने उनके नॉमिनेशन पेपर पे सिग्नेचर किए हैं और उनको सबमिट किया है, लेकिन वो अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब हम सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस पे जमात की मीटिंग होगी कि अब्दुल कादिर साहब को जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे सपोर्ट करेगी और
एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्ट करेंगे। जो भी सूरत हाल बनती है, लेकिन उस पर अभी फैसला होना बाकी है। देखिए, ये सूरत हाल इसलिए भी अहम है और पेचीदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी इत्तेहादी के लिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 MPs की हिमायत हासिल है। अब 7 MPs के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हूर आगा को कैसे कामयाब करा सकती है? यकीनन अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत अब्दुल कादिर साहब की झोली में होगी और अब्दुल कादिर साहब को आप मुंतखब कराना चाहते होंगे, तो ज़हूर आगा को मुंतखब कराना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और एक निशिस्त जमहूरी वतन पार्टी के, ये सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं। कोलिशन पार्टनर्स जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ें, क्योंकि न सिर्फ जनरल नशिस्तें बल्कि टेक्नोक्रेट की नशिस्तें भी हैं, फीमेल की नशिस्तें भी हैं और मिनॉरिटी की भी है। तो कोलिशन पार्टनर्स हम कोशिश करेंगे कि मिलके इलेक्शन कंटेस्ट करें ताकि वेल परफॉर्म कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो नशिस्तें हैं वो हासिल कर सकें। यकीनन अगर मिलकर आप कंटेस्ट करेंगे तो फिर ही कुछ बेहतर हो सकता है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वहां से नशिस्तें निकाले। लेकिन जो अब्दुल कादिर साहब के हवाले से रिजर्वेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, बलूचिस्तान आना जाना बड़ा कम होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स तो वैसे ही नहीं है उनके यहाँ, अरब खरबपति हैं, क्या यही पैमाना है और ये रिजर्वेशंस बलूचिस्तान अवामी पार्टी को उनसे नहीं है और जो रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लोगों ने रेज किया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का सिर्फ एक रिजर्वेशन था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं। बाकी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया गया कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, उनका ताल्लुक क्वेटा से रहा है। भले वो अब इस्लामाबाद में रहते हो, बिजनेस करते हो, बहुत सारे लोग एब्रोड रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका अपना धरती या खाक से रिश्ता कट जाता है। और बहुत सारे सेनेटर आज भी आपको पार्लियामान में, सेनेट में मिलेंगे जिन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, कभी काउंसलर मुंतखब नहीं हुए, कभी जनरल इंतखाबात में नहीं गए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी उन्होंने आइडेंटिफाई करके वहां पे वर्क नहीं किया। और सेनेट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। नहीं, लेकिन शहबानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लोगों की तरफ से जो एक सीरियस एलिगेशन अब्दुल कादिर साहब पे था वो ये था कि इमरान खान साहब तक उन्होंने कहा कि 50 से 70 करोड़ का रेट जो लग रहा है वो भी अब्दुल कादिर साहब के हवाले से खबर सामने आ रही थी। तो ये तो बड़ा सीरियस चार्ज है जो अब्दुल कादिर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया। आप उस शख्स का नाम बता दें जिन्होंने ये कहा कि कादिर साहब 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशन सामने आई है वो सिर्फ ये थी कि अब्दुल कादिर साहब का जो है वो बता रहे थे कि वो अपने पार्टी के सर्कल्स में अननोन है, वर्कर्स उसको नहीं जानते, बलूचिस्तान की जो तंजीम है वो उसको नहीं जानते। फौरी तौर पे पार्टी ने उनको टिकट अलॉट किया। सरदार खान वरिंद और उनके हमायतियों ने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, टीवी पर आकर कहा कि हमने इमरान खान साहब को शिकायत की थी कि जो 50 से 70 करोड़ के फिगर इमरान खान साहब कोट कर रहे थे वो अब्दुल कादिर साहब के हवाले से हमने उन्हें बताया था, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट दे दिया गया। उसके बाद टिकट वापस लिया गया, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनकी हमायत में खड़ी हो गई है। तो क्या इत्तेहादियों के दरमियान दरार नहीं पैदा करेगी एक टिकट? जी कथन नहीं, बाकी सरदार साहब का बता रहे हैं। अगर उन्होंने कोई कादिर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई पैसे वो उन्होंने लगाए या उन्होंने आगे लगाने हैं, इसके बाद का मुझे इल्म नहीं। ये आपको सरदार रिंद साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको आप कोट कर रहे हैं, उनके रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा चलिए मान लेते ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक ही रिजर्वेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और वो ये था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। क्या आपके लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं है कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं है या बलूचिस्तान से उस तरह से नहीं है या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से नहीं है उनका ताल्लुक? उनका ताल्लुक पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी रहा है और इससे पहले भी वो इलेक्शन में जो हिस्सा लेते रहे हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वर्कर्स को कोई इस पर रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि उनको जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का टिकट अलॉट नहीं किया गया। ही इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अप टिल नाउ। तो चूंकि टिकट ही अलॉट नहीं हुआ तो कोई ऐसे रिजर्वेशन जाहिर है वो रेज नहीं हुए। अच्छा शवानी साहब, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर जो बोलियां लगती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, नोटों के बैगों का जिक्र होता है, तासुर तो ये मिल रहा है कि अब्दुल कादिर साहब इतने अहम इसलिए हैं कि वो वोट बासानी खरीद सकते हैं। क्या यही पैमाना है आपके अभी? बिल्कुल ये पैमाना नहीं है। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पैसों का पास्ट में वाकई ये रहा है और एक जनरल परसेप्शन रहा है, और सिर्फ यहाँ पर नहीं केपीके में भी रहा है। वो जो वीडियो सामने आया वो केपीके के बलूचिस्तान का नहीं है। पंजाब में भी ऐसे रिजर्वेशन पास्ट में सामने आते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बिल्कुल रहा है। और साबिका जो फाटा है उसमें भी
वोटों की खरीद फरोख्त के मामला होते रहे और हर फोरम पे, हर वक्त, हर जगह, हर हाल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, हमने एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस प्रैक्टिस को स्टिग्मेटिक प्रैक्टिस कहते हुए हमने इसको डिस्करेज किया है और इसके खिलाफ हमने बात की है। यही तो वजह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं और उन्होंने अमेंडमेंट जो टेबल किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उसको भरपूर सपोर्ट किया। आज भी इन प्रिंसिपल हमारा ये स्टांस है कि जब तक ओपन बैलेट नहीं होता ये रिजर्वेशन, ये इशू सामने रहेंगे। आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त वो इलेक्शन कमीशन का कीमती वक्त नहीं, देखिए अगर ओपन बैलेट नहीं होता तो कम से कम आप इस वक्त जो आपकी स्ट्रैटेजी है सेनेट में उम्मीदवारों को उतारने की, पार्लिमानी बोर्ड जो पैमाना सामने रख रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप हकीकी लोगों को टिकट जारी कर दें और उन लोगों को सेनेट इंतखाब से दूर रखें जो अरब खरबपति हैं या जो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल तब भी इस चांस को मिनिमाइज तो किया जा सकता है। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है शहवानी साहब आपसे, वो ये कि अब्दुल कादिर साहब की हिमायत में आपके तजवीज़ और तायद कुनिंदा उतरे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत उन्हें हासिल है। सरदार खान रिंद टिकट हासिल करना चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं मिला। ज़हूर आगा को टिकट दिया गया है, लेकिन 7 MPs हैं और जो इस वक्त डायनामिक्स दिखाई दे रही हैं, ज़हूर आगा भी इंतखाब नहीं जीत पाते, सरदार खान रिंद जीत जाते हैं, इधर से अब्दुल कादिर साहब जीत जाते हैं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात कहां खड़े हुए होंगे फिर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ताल्लुकात जो है पार्टी लेवल पे है, लीडरशिप लेवल पे है, तंजीमी लेवल पे है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हुक्म सादर फरमाएंगे, जो उनका कैंडिडेट होगा, जिसका वो कहेंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसी को ही वोट करेगी। जहां पर हमने सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे ही हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, वो अपने पार्टी की सरबराह भी है, नंबर 1। सेकंड ये है कि ये क्राइटेरिया कि कोई बिलियनियर या कोई ट्रिलियनियर या सरमायादार पॉलिटिक्स में ना है, उस पर कोई कंदन लगाया जाए। हमारे आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं पाबंदी। आइन में तो आप अमेंडमेंट चाहते हैं ना सर? अलबत्ता सुने, आपने एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन रेज किया ना, अलबत्ता दिस वुड बी वेरी मच आइडियल के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के लोग, पॉलिटिकल वर्कर, वो पॉलिटिक्स में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यूथ को मिलनी चाहिए, ये अच्छी बात है। दूसरी बात आप सुन लें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट सरफराज बुगटी और मंजूर काकर साहब, ये पहले सेनेटर रह चुके हैं। बाकी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहवानी साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी जी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या ज़रई मुल्क में आटा, दालें, चीनी सब बाहर से आएगा। बड़ा अहम मामला, इस अहम मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ये महज मुताले पाकिस्तान का एक सबक नहीं है बल्कि हकीकत है। लेकिन गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान अशियाए खुरोनोश बैरून मुल्क से दरामद करता है और अरबों रुपए का मुल्क की सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। पाकिस्तान जो 2 साल कबल गंदम और गन्ने के मामले में खुद कफील था, अब इसी मुल्क को गंदम और चीनी बैरून मुल्क से मंगवानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान में ज़रई पैदावार कम हुई? पाकिस्तान खाने पीने की कौन कौन सी अशिया दरामद करता है? इन दरामदात पर कितना खर्चा आता है? इसी का जायजा आपके सामने रखते हैं। इदारे शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2020-21 के 7 माह में अशिया खुरोनोश का दरामदी बिल 51.9% इजाफे के साथ 4.64 अरब डॉलर रहा है। इंपोर्ट बिल की बात हो रही है जिसने तिजारती खसारे को तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई दरामदी बिल में अशिया खुरोनोश का हिस्सा पिछले साल 11.16% से 15.84% तक पहुंच गया है, जिससे मुल्क को फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए दरामदात पर इन्हिसार करना पड़ता है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बायस ज़रई मुल्क को फूड सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। रवा साल के 7 महीनों में 79,45,90,000 डॉलर मालियत की 29 लाख टन से जायद गंदम दरामद की है। ये इंपोर्ट की जा रही है। गंदम जो पहले बरामद होती थी, अब इतनी गंदम इंपोर्ट की जा रही है। इसी तरह रवा साल के 7 महीनों में चीनी की दरामद 2,78,482 टन रही है, जो गुज़श्ता साल 3,744 टन थी, जिसमें 7,338% का इजाफा हुआ है। चीनी की दरामद का मकसद मकामी मार्केट में इसकी कीमत में कमी लाना था, ताकि रसद और तलब में मौजूद फर्क को पूरा किया जा सके। चाय की दरामदात में रवा साल के 7 माह के दौरान 22.17% का इजाफा हुआ है, जबकि मसालों में 30.56% इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान ने पाम ऑयल पर 21 अरब 76 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं बल्कि गंदम की दरामद पर 1 खरब 27 अरब 13 करोड़ से जायद का कीमती सरमाया मुल्क मुंतकिल हो गया है। चीनी की दरामदात पर 2 खरब रुपए से जायद की रकम खर्च हुई है। अगर इसका कुल जायजा लिया जाए तो इस साल 7 माह में
7.17% इजाफे से 29.27 अरब डॉलर तक यह पहुंच गया है मामला, जबकि पिछले साल इसी महीने में 27.31 अरब डॉलर था। ये तो गुज़श्ता 7 माह की कहानी है, लेकिन आपके सामने सिर्फ एक माह जनवरी की दास्तान रखते हैं। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने 5 करोड़ 59 लाख रुपए का खुश्क दूध बैरून मुल्क से मंगवाया। इसी तरह 2 करोड़ 12 लाख रुपए गंदम की दरामद पर खर्च किए। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात भी बैरून मुल्क से मंगवाए गए। यूं पाकिस्तान ने खुश्क मेवाजात की खरीदारी पर 10 करोड़ रुपए से जायद का ज़र मुबादला खर्च किया। चाहे हर पाकिस्तानी घर में इस्तेमाल होती है, सिर्फ गुज़श्ता माह ही 44 करोड़ 80 लाख रुपए चाय की दरामद पर इस्तेमाल हुए। गुज़श्ता कई माह से मुसलसल मुल्क में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक माह के दौरान पाकिस्तान ने सोयाबीन की दरामद पर 8 करोड़ 73 लाख रुपए सर्फ किए। क्रशिंग सीजन के बावजूद गुज़श्ता माह 6 करोड़ 66 लाख की चीनी दरामद की गई। दालों की मद में 3 करोड़ 33 लाख रुपए का सरमाया इस्तेमाल हुआ। दीगर अशियाए खुरोनोश की दरामद पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अखराजात आए। यूं एक माह के दौरान सिर्फ खाने पीने की अशिया की दरामद इस एक माह के दौरान 1.5 अरब के करीब मुल्की पैसे बैरून मुल्क चले गए। एक ज़राई मुल्क में ऐसा क्यों होता है? हुकूमत फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नाकाम क्यों है? इसकी एक ताज़ा मिसाल आपके सामने रखते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो आपके सामने रखते हैं। हैदराबाद के इलाके नवाकोट की सब्जी मंडी के मनाजिर आपके सामने रखते हैं, जहां अवाम में 10-10 किलो टमाटर के थैले मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। टमाटर किस तरह से अर्जा दिखाई दे रहा है, यही नहीं बल्कि इस वक्त सिंध की मुख्तलिफ सड़कों पर काश्तकार खुद टमाटर और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर की फसल काश्त करने वाले काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि इस बार ज्यादा फसल होने के बायस टमाटर को मार्केट तक लाने में नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अखराजात ज्यादा हो चुके हैं, जबकि फसल की कीमतें कम होने के बायस वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई नई कहानी तो नहीं है। मुल्क में मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस किसान हमेशा नुकसान में रहता है। आलू की फसल मंडी में पहुंचते ही उसकी कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं। यही नहीं बल्कि दीगर फसलों का भी यही हाल है। टमाटर की फसल भी मुनासिब मनसूबाबंदी ना होने के बायस मतलूबा नताइज नहीं देती है। मार्केट में टमाटर की कमी को पूरा करने के लिए वक्ती तौर पर दरामद का सहारा लिया जाता है, लेकिन जब अपनी फसल तैयार हो जाती है तो फसल की लागत ही पूरी नहीं होती। यानी हम अपने किसान को फायदा देने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं करते, बल्कि बहरान से निपटने के लिए माल दरामद कर लेते हैं, जिसके बायस मुल्क तिजारती खसारे का शिकार हो जाता है। अब शायद यही वजह है कि रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8% जायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान कर्ज अदा करने के दावे करते हैं, मईशत बेहतरी के नारे बुलंद किए जाते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के आदाद शुमार भी पेश किए जाते हैं, लेकिन इस पर नहीं सोचा जाता कि मुल्क की ज़र मुबादला को कैसे बचाया जाए। जो डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं उन्हें बाहर जाने से कैसे रोका जाए। अशियाए खुरोनोश की कीमतों और बहरान को कैसे काबू में रखा जाए। ज़रूरत इस सब्र की है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए वक्ती तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बजाय जो फायर फाइटिंग की जाती है उसकी बजाय तवील मुद्दती मंसूबे बनाए जाएं, अपनी फसलें महफूज की जाए, बेहतर मनसूबाबंदी बेहतर प्लानिंग के जरिए काश्तकारों का एतमाद बहाल किया जाए, जिससे न सिर्फ ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि तिजारती खसारा कम करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके बाद हिमालय के दामन में बर्फ की चादर ओढ़े पाकिस्तान की दास्तान जो आपके सामने रखेंगे, और वो कौन सा पाकिस्तानी है जो बर्फ की चादर ओढ़कर अब बर्फ में ही सो गया है, बर्फ के पहाड़ के अंदर दफन हो गया है, उस अजीम शख्स की कहानी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पहाड़ों का बेटा, मिट्टी का आशिक, कोहसारों का बासी, पर्वतों का मतलाशी, अली सदपारा के बारे में और क्या कहिए। चोटियों पर बसेरा करने वाला उकाब, कोहिस्तानों को रेत बनाता तूफान, बुलंदियों पर परवाज करने वाला शाहीन मोहम्मद अली सदपारा, जो पैदा पहाड़ों में हुआ, जिसने चट्टानों पर चलना सीखा, जो पर्वत देखते हुए जवान हुआ। वो दरवेश शख्स था, बर्फ के गारों में बसेरा करना चाहता था, वो खुद चोटियों को सर करने की जुस्तजू में रहता था। वो ऐसा आशिक था कि अपनी माशूक कोसारों के साथ हमेशा वक्त गुजारता था। वो आज बर्फ की कब्र में का कफन पहनकर बर्फ ही में दफन हो गया है। अली सदपारा, इस मिट्टी के बेटों की वतन से मोहब्बत की दास्तान, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सब जिलाली परचम को सर बुलंद कर दिया।
जिसके हमालिया जैसे बुलंद हौसले ने वतन अजीज को सरबुलंद कर दिया है, जिसके चट्टान जैसे जिगर ने हजारों नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण जगा दी है। ऐसी किरण जिसकी ताजगी का एहसास समंदर की गहराइयों और हिमालय की चोटियों में होता है। अली सतपारा के जज्बे ने दुनिया भर के मुहिमजू अफराद की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल करा दी है। अली सतपारा के बेटे ने वालिद की वफात की खबर तो दे दी है, लेकिन उसने पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी सुना दी है। साजिद सतपारा अली सतपारा के साहबजादे क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं और मेरा ख़ानदान इंतहाई शफीक बाप की सरबराही और उसकी मौजूदगी से महरूम हुए। पाकिस्तानी कौम एक अजीम, बहादुर और महारत से भरपूर एक मुहिमजो की क़यादत से महरूम हुई। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।